वेलकम फ्रेंड्स। आज बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक और बहुत ही छोटा और बढ़िया चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से लेकर 27 हमें पढ़नी है। सेक्शन 22 से लेकर 27 तक इनकम टैक्स के अंतर्गत हमारे पास 5 हेड है: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सबसे छोटा हेड है, आसान है, इजीली हो जाएगा ऐसा हेड है। तो इसको हम ट्राई करते हैं कि आज एक ही लेक्चर में कवर कर लें। सबसे पहले सेक्शन 22, जहाँ तक हो सके सेक्शन के साथ पढ़ो, पढ़ने का मज़ा ही अलग आएगा। सेक्शन 22, जब भी आप कोई भी हेड पढ़ोगे उसकी हमेशा पहली सेक्शन चार्जिंग सेक्शन होगी, जो ये बताएगा उस हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्स के दायरे में आएगी। तो सेक्शन 22 आपकी चार्जिंग सेक्शन है, जो ये कहती है कि अगर 3 कंडीशन आप फुलफिल करो तो आपकी इनकम इस हेड में टैक्स लगेगी। पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ हाउस या लैंड प्लस हाउस। अगर खाली लैंड है, उसका रेंट मिल रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हाउस होना चाहिए या ज़मीन के साथ मकान होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, एसएससी शुड बी द ओनर। आप ओनर होना चाहिए और आपको रेंट मिल रहा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो और आपको रेंट मिल रहा है तो फिर वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसको कवर नहीं किया गया है। वो टैक्सेबल कहाँ होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। जैसे किसी ने मुझे घर भाड़े पे दिया और मैंने वो अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर किया, उससे मैं रेंट ले रहा हूँ, तो मुझे जो रेंट मिल रहा है इट वुड बी माई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और मैं जो रेंट ओनर को दे रहा हूँ तो उसके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और तीसरी कंडीशन है, सच प्रॉपर्टी शुड नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड बाय एसएससी। अगर एसएससी खुद ही उसमें कोई बिजनेस चला रहा है तो फिर, और वो अपने आप को रेंट दे रहा है, तो यहाँ कवर नहीं होगा। उसने मुझे भाड़े पे दिया और मैं उसको बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ, तो टैक्सेबल यही होगा। तो 3 कंडीशन है कि प्रॉपर्टी है, आप ओनर हो और आप अपने बिजनेस में उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपने जो भी प्रॉपर्टी दी है उस प्रॉपर्टी से जो रेंट मिल रहा है इट वुड बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूँ इस चैप्टर की एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट की। ये पॉइंट ऐसा है दोस्तों कि ये एकमात्र ऐसा हेड है जो नोशनल इनकम पे टैक्स लगाता है। अब जना मेरी बात समझना, नोशनल इनकम पे टैक्स का मतलब है कि आपकी इनकम वाकई में हुई नहीं है, लेकिन उस घर की इनकम अर्न करने की कैपेसिटी थी, तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। ये कब होता है? जब एसएससी के पास एक से अधिक घर है और दोनों घर वो अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। तो हमारे यहाँ सिर्फ एक ही घर आपको रेसिडेंशियल पर्पस में मिलता है, मतलब उसकी वैल्यू हम नील मानेंगे, लेकिन जो दूसरा घर है उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो आपको टैक्सेबल होगी। तो ये पूरे 5 हेड में खाली ये एक ही ऐसा हेड है जो नोशनल इनकम पे टैक्स लगाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 कंडीशन में एक कंडीशन आई थी कि एसएससी ओनर होना चाहिए। अब दोस्तों, ओनर ऑल्सो इंक्लूड डीम्ड ओनर। सेक्शन 27 कवर करता है डीम्ड ओनर को, और एक आईएमपी क्वेश्चन है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओनर में क्या क्या आता है। तो ओनर जो आप समझते हो, जो मालिक है, वो तो है ही है, उसके अलावा 27 कवर करता है डीम्ड ओनर, मतलब कि मान लिया गया ओनर। इसमें कुल 6 पॉइंट है, सेक्शन 27 1 2 3 4 5 और 6 करके। तो पहला पॉइंट है ट्रांसफर टू स्पाउस। एनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन और विदाउट एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। मैंने कोई हाउस प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दी बिना कोई कंसिडरेशन लिए, या हमारा ऐसा कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ कि तू उस घर में रहे, मैं इस घर में रहूँ। ऐसा कोई एग्रीमेंट भी नहीं है और कंसिडरेशन भी नहीं लिया, तो एक्चुअल में ओनर वाइफ है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन में ओनर मुझे ही गिना जाएगा। तो ट्रांसफर टू स्पाउस पहला। सेकंड, एनी हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय माइनर चाइल्ड। अगर कोई माइनर चाइल्ड
कोई हाउस प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो उसके पेरेंट्स उसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे। एक्चुअल में ओनर कौन होगा? माइनर चाइल्ड, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन में हम उसके पेरेंट्स को डीम्ड ओनर मानेंगे। अब यहाँ पे माइनर चाइल्ड में माइनर मैरिड डॉटर MMD को कवर नहीं किया गया। तीसरा, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट्स। कई बार कुछ प्रॉपर्टी के बंटवारे नहीं होते और जब उसके बंटवारे नहीं होते जो उसे होल्ड कर रहा है हम उसे ही डीम्ड ओनर मान लेते हैं, तो होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट्स। चौथा, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कई बार ऐसा करती है कि आप घर सोसाइटी अपने नाम पे लेती है और सोसाइटी के बायलॉ में लिखा होता है कि जिसके पास सोसाइटी का एक शेयर है उसको घर रहने को मिलेगा। तो ऑन पेपर सोसाइटी इज़ द ओनर ऑफ द हाउस, लेकिन बायलॉ के कारण आपको हक मिल रहा है तो हम आपको ही डीम्ड ओनर मानेंगे। आप सोसाइटी के मेंबरशिप लिए हैं, इसके लिए आपको उस घर के सारे लीगल राइट्स मिल रहे हैं, तो यू आर द डीम्ड ओनर। एक्चुअल में आप ओनर हो या नहीं हो। फिफ्थ है ट्रांसफर ऑफ एनी हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 53 कैपिटल E, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये तो आप जानते होंगे क्योंकि आप CS के स्टूडेंट अगर हो या आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा है तो उसमें सेक्शन 53A है जिसमें हम बिना स्टैम्प रजिस्ट्रेशन के भी हाउस प्रॉपर्टी कई बार ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हम पार्ट परफॉर्मेंस भी कहते हैं। अब मैंने कोई प्रॉपर्टी बेच दी तो उसका रजिस्ट्री नहीं हुई है, लेकिन एक बार हमने सादा खत करवा के ट्रांसफ़र किए तो ऑन पेपर मालिक मैं ही हूँ, लेकिन इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए जिसको मैंने बेची है वो उसका मालिक माना जाएगा। और आखिरी है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली हुई है मोर देन 12 ईयर्स के लिए तो लीजी इज़ द डीम्ड ओनर। तो ये 6 पॉइंट है हमारे डीम्ड ओनर के रिगार्डिंग और ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम के हैं सर। पहला, ट्रांसफ़र किया आपने प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को, स्पाउस को विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन और विदाउट एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट। दूसरा, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय माइनर चाइल्ड, इसमें माइनर मैरिड डॉटर को कवर नहीं किया। तीसरा, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट्स। चौथा, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच हैव एंजॉयमेंट इन एनी ओनरशिप राइट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। पांचवा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 53 कैपिटल A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। और छठा, आपने लीज मोर देन 12 ईयर्स की ली हुई है तो दे आर कॉल्ड डीम्ड ओनर और उन्हें भी हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्स देना होता है सर। आई होप डीम्ड ओनर का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 23 जो कैलकुलेट करती है आपकी एनुअल वैल्यू। सेक्शन 23 में पहले हम गिनते हैं आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू को, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स जो भी आपने पे किया है वो आपको लेस करने को मिलेगा तो आपको मिलेगी नेट एनुअल वैल्यू। तो 23 जो है वो नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन पर बेस्ड है सर। इसमें जितनी भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी है उन सभी हाउस प्रॉपर्टी को हमने 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। पहला, लेट आउट, दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड और तीसरा डीम्ड टू बी लेट आउट। पहला लेट आउट जो आपने भाड़े पे दी है, दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड जो इंडिविजुअल और HUF को एक प्रॉपर्टी मिलती है सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल के, और तीसरा है डीम्ड टू बी लेट आउट। मैंने आपको बताया ना नोशनल इनकम पे टैक्स लगता है क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड मिलती है। अगर आप एक से अधिक सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हैं तो एक तो मिल जाएगी बेनिफिट सेल्फ ऑक्यूपाइड में और दूसरी पे हम मान लेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट। तो ये 3 हमें गिनने हैं, इन 3 के हिसाब से हम गिनते हैं। पहले बात करते हैं जो प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की है उसके लिए। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है तो हम पहले गिनेंगे उसके लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए 3 स्टेप है। सबसे पहले आप गिनोगे आपका ER दैट मीन्स एक्सपेक्टेड रेंट। आप उस प्रॉपर्टी से कितना रेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो एक्सपेक्टेड रेंट आपको गिनना है और उसका कैलकुलेशन दिया हुआ ही है। म्युनिसिपल वैल्यू उसकी और वहाँ का फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। मैं क्या बोल रहा हूँ, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, और उसको कंपेयर करना है आपको स्टैंडर्ड रेंट से। यानी आपका ऐसा होगा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर जो भी आएगा वो, और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर
उसे हम कहेंगे आपका एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब उस हाउस प्रॉपर्टी से आप वो उतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये प्रॉपर्टी में हमें इतना रेंट मिल सकता है। सेकेंड स्टेप में हम गिनेंगे ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव। जो भी आप उस प्रॉपर्टी को अपने भाड़े पे दिया है तो उससे कितना आपको रेंट मिला है। एनुअल रेंट अगर आपको सम में दिया है तो आप लेस करोगे वैकेंसी पीरियड, आप लेस करोगे अनरियलाइज रेंट भी। जो रेंट हमें नहीं मिला है वो हम लेस कर देंगे, तो मुझे मिल जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव। और तीसरे स्टेप में मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। अगर मेरा एक्चुअल रेंट ज़्यादा आता है तो मेरा GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट है। अगर मेरा एक्चुअल रेंट ज़्यादा आता है तो मेरा GAV क्या है, एक्चुअल रेंट रिसीव जो हुआ है वही मेरा GAV है। अगर मेरा एक्चुअल रेंट कम आता है तो मैं पूछूंगा ये कम क्यों आया। भाई कम क्यों आया, बिकॉज ऑफ हमने वैकेंसी लेस किया था। भाई हमारी प्रॉपर्टी भाड़े पे नहीं लगी तो वैकेंसी के कारण आया या कोई और रीज़न है। अगर वैकेंसी के कारण ही नहीं आया है तो आप लेस करोगे AR। तो आपका AR जो था अगर वैकेंसी के कारण ही है तो आपका GAV वुड बी AR। और वैकेंसी नहीं, कोई और रीज़न है। अब अदर रीज़न, जैसे कोई मेरा फ्रेंड था, मैंने उसको कम भाड़े पे प्रॉपर्टी दे दी, उस केस में आपका GAV हो जाएगा ER, एक्सपेक्टेड रेंट। अगर वैकेंसी के कारण कम है तो आपका एक्चुअल रेंट ही जो आपने रिसीव किया था वही GAV है, और कोई अदर रीज़न है तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आपका GAV है। तो मुझे मिल जाएगा इस तरह से मेरा GAV। मैं बात कर रहा हूँ जो प्रॉपर्टी लेट आउट की है उसके लिए। अब उस GAV से मैं मेरा म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द SSE, म्युनिसिपल टैक्स पेड, एक तो हमें पेड होना जरूरी है, अगर पेएबल है तो लेस करने को नहीं मिलेगा, और दूसरा SSE यानी अगर टेनेंट ने चुकाया है तो भी लेस करने को नहीं मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय SSE वो आप लेस करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका NAV, नेट एसेसेबल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी। ये बात हो गई लेट आउट की। अगर आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जो किसको मिलेगा, इंडिविजुअल और HUF को एक ही घर आपको मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के तौर पर, और उसका NAV ही जीरो होगा, नील। मैं बात कर रहा हूँ NAV ही उसका जीरो होगा, उसका GAV नहीं बोल रहा हूँ, उसका NAV जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि उस घर का आपने अगर म्युनिसिपल टैक्स भी पेड किया है तो वो भी आपको लेस करने को नहीं मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का NAV ही जीरो हो जाएगा। और तीसरा है डीम टू बी लेट आउट। जो घर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किए हैं एक से अधिक, तो एक घर ही मिलेगा आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम करने के लिए, और दूसरा घर हम मान लेंगे डीम टू बी लेट आउट। उसका GAV गिनेंगे, आपका एक्सपेक्टेड रेंट ही उसका GAV है। एक्सपेक्टेड रेंट जो आपने पहले सीखा हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू योर स्टैंडर्ड रेंट। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा GAV, और लेस करूंगा म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय SSE, तो इट वुड बी योर NAV। आई होप सेक्शन 23 में NAV कैसे गिनना है वो क्लियर हो गया। तीन ही प्रॉपर्टी है, लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड और डीम टू बी लेट आउट। कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है कि अगर आपने प्रॉपर्टी को एक दिन भी भाड़े पे दिया तो इट वुड कंसिडर योर डीम लेट आउट, उसे हम लेट आउट मान ही लेंगे। यानी अगर आपके पास दो प्रॉपर्टी है, आपने 6 महीने प्रॉपर्टी ए को भाड़े पे दिया, बाकी 6 महीने दूसरी प्रॉपर्टी भाड़े दिया, तो दोनों प्रॉपर्टी लेट आउट में ही काउंट होगी। आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए एक भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अनरियलाइज रेंट आपको लेस तभी करना है जब वो रूल 4 की 4 कंडीशन लेस फुलफिल हो। रूल 4 की 4 कंडीशन फुलफिल हो तो ही आपको अनरियलाइज रेंट लेस करने को मिलेगा। कंडीशन नंबर 1, टेंडेंसी शुड बी बोनाफाइड। जो भी आपने टेनेंट रखा है वो बोनाफाइड होना चाहिए। नंबर 2, डिफॉल्टिंग टेनेंट शुड वैकेट योर प्रॉपर्टी, उसने आपकी प्रॉपर्टी खाली कर दी है। तीसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज़ नॉट ऑक्यूपाई एनी अदर प्रॉपर्टी, आपकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी उसने ऑक्यूपाई नहीं की हुई है। और तीसरा, स्टेप्स फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट, यानी आपने रिकवरी के लिए कुछ स्टेप्स, कानूनी स्टेप्स उठाए होने चाहिए, तो ही आपको अनरियलाइज रेंट लेस करने को मिलेगा एक्चुअल रेंट रिसीव कैलकुलेशन के समय। अगर म्युनिसिपल टैक्स का कोई रिफंड आया तो इट वुड नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड।
ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेक्शन 24 में। इस हेड में आपको सिर्फ 2 ही डिडक्शन मिलते हैं। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि है 30% ऑफ योर एनएवी, जो आपको 30% एनएवी का मिल जाएगा, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, आपने जो भी हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट चुकाया है वो दो। इनके अलावा आपने घर के लिए रेंट पे, रिपेयर पे जो भी खर्चे किए हैं उनका कोई डिडक्शन इस हेड में नहीं है। इस हेड में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिडक्शन है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट की गई है तो आपके लिए कोई भी लिमिट नहीं है हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की, आपको पूरा का पूरा हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट बात करने को मिल जाएगा अगर लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड आपकी हाउसिंग प्रॉपर्टी है तो हमने एक लिमिट रखी है कि अगर लोन 1/4/1999 के पहले ली हुई है तो 30,000, और अगर आपने लोन 1/4/1999 के बाद ली हुई है तो 2 लाख रुपए ब्याज आपको लेस करने को मिलेगा। यानी 2 लाख रुपए तक की प्लानिंग हो सकती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। अगर लेट आउट है या डीम टू लेट आउट है उसमें कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए तो लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपए। अगर रिपेयरिंग पर्पस के लिए लोन लिया है तो लिमिट 30,000 है। और इवन इतना ही नहीं, आपके प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी ब्याज आपको लेस करने को मिलता है। यानी करंट ईयर का जो आप इंटरेस्ट चुका रहे हो वो तो कंसिडर करेंगे, करंट ईयर के अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट भी आपने चुकाया है तो जैसे ही आपका टैक्सेबल शुरू होगा उसके 5 सालों में ये मिल जाएगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, तो जब से आपने लोन लिया होगा या जब से घर बनना शुरू हुआ होगा, वहाँ से लेकर जब घर बना है उसके पहले वाला 31 मार्च, घर बना है उसके पहले वाला 31 मार्च, वहाँ तक हम कहेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और उस टाइम का जो भी ब्याज होगा वो आपको आने वाले 5 सालों में इक्वल मिल जाएगा, वो और उन ईयर का ब्याज दोनों मिला के। अगर सेल्फ ऑक्यूपाई है तो 2 लाख, और अगर लेट आउट है तो कोई लिमिट ही नहीं है। इनके अलावा और कोई खर्चा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इवन आपने हाउसिंग लोन पहले चुका दिए और उसके लिए आपको कुछ एक्सपेंस देने पड़े तो उनका भी डिडक्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सेक्शन 25, 25A और 25AAA जो कि आपका है अनरियलाइज रेंट, एरियर्स ऑफ रेंट, अगर ये आते हैं तो 30% का आपको एसडी मिल जाएगा। ये रेंट जब भी आपको रिकवर होंगे वो टैक्सेबल है, 30% आप एसडी लेस करोगे और टैक्स लग जाएगा। सेक्शन 26 ये है को ओनरशिप के ऊपर, कि अगर एक ही प्रॉपर्टी के 2 मालिक हैं तो ऑब्वियसली दोनों में प्रोपोर्शनेट करके आपको टैक्सेबल करना है। तो यहाँ पे प्लानिंग हो सकती है। कई बार मेरे क्लाइंट मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि रेंट काफ़ी ज़्यादा है और हम लोग उसको सेल्फ ऑक्यूपाई करेंगे, तो अगर रेंट चुका रहे हैं वो लोग 4 लाख या 5 लाख इंटरेस्ट चुका रहा है हर साल, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि 2 ओनर बनो उसके, ताकि मुझे दोनों में 2-2 लाख का बेनिफिट मिल सके। अगर एक ओनर होगा तो जो भी आपने इंटरेस्ट चुकाया होगा वो या 2 लाख वो उतना ही मिलेगा, लेकिन अगर दोनों ओनर बनेंगे तो मैं इंटरेस्ट को आधा कर दूंगा और दोनों में 2-2 लाख का फ़ायदा ले सकता हूँ। इवन अगर हमने कोई हाउस प्रॉपर्टी के 2 टुकड़े किए हैं, यानी एक टुकड़े में हम रहते हैं और दूसरे टुकड़े में भाड़े पे दिया है, तो हम उसको एक नहीं 2 हाउस की तरह ट्रीट करेंगे। एक मिलेगा आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरा हम आपको लेट आउट के लिए मान लेंगे। सेक्शन 27 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डीम टू बी लेट आउट। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड नहीं है। कुछ सम इस वीडियो के साथ भेज रहा हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे आंसर व्हाट्सअप करिए। मुझे व्हाट्सअप नहीं आ रहे इसका मतलब समझो कि शायद मुझे ही इंटरेस्ट है आपका कोर्स पूरा करने में, आपको इंटरेस्ट नहीं है। सो प्लीज़ आप भी उतना ही सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।